देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो राजनीति में एक ताजा हवा के झोंके की तरह आए। समाजवादी ठहराव के बीच उन्हें एक नई ताकत के तौर पर देखा गया, लेकिन महज 3.5 सालों में ही जैसे ये शालीन सी उम्मीद कुम्हलाई लगती है। अपने दबंग नेताओं, रिश्तेदारों और जिद्दी समर्थकों के बीच जैसे वो यूपी की बेबसी की तस्वीर लगते हैं। क्या है असली बात? क्या ये तस्वीर बदलेगी? हमारे साथ यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी और समाजवादी पार्टी का भविष्य अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की पॉलिसी में शामिल किया है कि जो नया डेवलपमेंट हो, कि सड़क के साथ साथ पेडेस्ट्रियन और पेडेस्ट्रियन के साथ साथ साइकिल चलाने वालों का रास्ता भी उपलब्ध हो। 42 साल के हो चुके अखिलेश का जन्म यूपी में इटावा के छोटे से गांव सैफई में हुआ। धौलपुर के मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई के बाद अखिलेश ने मैसूर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। अखिलेश ने पढ़ाई तो की, लेकिन इंजीनियरिंग को अपना पेशा नहीं बना पाए। अखिलेश भी अपने पापा चाचा की तरह राजनीति में आ गए। अखिलेश ने साल 2000 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और लगातार 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी को सत्ता दिलाने में अखिलेश यादव का बड़ा योगदान रहा। अखिलेश ने न सिर्फ चुनाव जीता, बल्कि यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बने। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी लोकसभा सदस्य हैं। मुजफ्फरनगर दंगे और दुर्गा शक्ति नागपाल ट्रांसफर केस जैसे कुछ विवादों को लेकर अखिलेश यादव की किरकिरी भी हुई, लेकिन अखिलेश के एजेंडे में राज्य का विकास सबसे ऊपर है और वो इसके लिए जी जान से लगे हुए हैं। आपके एक बड़े नेता का हाल में एक बयान आया है। डेवलपमेंट की जरूर बात करते हैं, पर इस तरह के बयान भी सुनाई दे रहे हैं। हमारा यूनाइटेड नेशन से अपना दर्द कहने का मतलब भारत के खिलाफ कुछ कहना नहीं है। मैंने इसमें यही कहा है कि मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, मुसलमान बहुत खौफजदा हैं, सिर्फ गुमान की बुनियाद पर उन्हें मारा जा रहा है, दहशत के माहौल में वो जी रहे हैं। और अब क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी मजबूत तैयारी है, ऐसे में हमें ये मालूम होना चाहिए उस वक्त हमारी भूमिका क्या होगी और हमारी हैसियत क्या होगी। आपकी सरकार के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, इस तरह के बयान देते हैं, कहते हैं हम यूएन में जाएंगे। विरोधी कह रहे हैं कि देश की बात है, आप यूएन में जाना चाहते हैं। पाकिस्तान जाना चाहे यूएन पे तो बात ठीक है। क्या समाजवादी पार्टी के एक मंत्री को इस तरह की बात करनी चाहिए? मैं ये बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि बदायूं में जब मामला हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं बचा जो बदायूं में न पहुँचा हो। जिन्होंने बदायूं नहीं देखा था वो बदायूं गए थे, क्योंकि घटना ऐसी चैनलों के माध्यम से दिखाई गई जो बाद में हकीकत में कुछ और निकली। और उस घटना की वजह से मैं समझता हूँ देश में उत्तर प्रदेश की और खासकर समाजवादी सरकार की बदनामी कराने में कितने लोग शामिल हो गए। और उस समय भी यूएन ने उस बात को नोटिस लिया, लेकिन सच्चाई दूसरी निकली। जहाँ तक सवाल हमारी पार्टी के नेता का कहने का है कि यूएन तक जाने की बात, उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत सरकार का भी नाम लिया है, तो मैं समझता हूँ अगर कोई खबर है आज के समय पर, वो खबर केवल सीमित उत्तर प्रदेश तक नहीं बचती है। अगर कोई खाने पर और केवल ये कहने पर कि ये खाना क्या है, उस पर हत्या हो जाए, पूरे घर बार को बर्बाद कर दिया जाए, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि कहीं हम और भी आवाज़ उठाएंगे? और मैंने इस बात को इसलिए कहा कि जो बात उत्तर प्रदेश में हुई देश में गई होगी, दुनिया में गई है। मैंने वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा है, मैंने और इंटरनेशनल जर्नलिस्टों के स्टेटमेंट्स देखे हैं, कईयों के ट्वीट पढ़े हैं, मैंने देखे हैं। आखिरकार क्या घटना थी? इतना बुरा किसी देश में, किसी धरती पे हो सकता है? सवाल ये है कि जब दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है, कोई भी घटना हो कहीं भी हो, दुनिया में जानी जाती है,
तो क्या हम अपना पक्ष नहीं रख सकते? क्या आप इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? मैं क्या आप समर्थन कह नहीं रहे हैं कर रहा कि हूं। हम मैं ये लोगों कह रहा को हूं कि कोई बात आज सीमित नहीं रह सकती। आज के ज़माने में जो घटना यहाँ हो रही वो दुनिया में जाएगी, दुनिया के नज़र में नोटिस होगी। और आपने वाशिंगटन पोस्ट को नहीं रोक पाए, उन्होंने क्या लिखा है अपनी न्यूज़ में, और इंटरनेशनल मीडिया को नहीं रोक पाए, उन्होंने क्या लिखा है देश के बारे में। क्या ये देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है? पर क्या ये भी शर्मनाक बात नहीं है कि आप एक केवल एक इतनी सी आपके बात, राज्य का मुद्दा है, केवल इतनी आप सी बात उसको राजनीति के लिए ये कहें कि अब हम यूएन में जाएंगे। केवल इतनी सी बात है कि हम प्रधानमंत्री जी को या देश के लोगों को चिट्ठी लिखें, केवल इतनी सी तो बात है। अगर आप ये चाहते हैं कि यूएन में न जाकर के हम देश की सरकार से गुहार करें, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हम यूएन में नहीं जाएंगे, हम होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से नहीं गुहार करेंगे कि ये क्या हो रहा है। आखिर कर कौन लोग रहे हैं? क्या आपने उनकी पार्टी के सदस्यों का स्टेटमेंट नहीं सुना? उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए वहाँ जाकर के? वो क्या कह रहे हैं सरकार को कि हम गाय को मारने वाले लोग हैं। ये हमें तो नहीं बताएं कि गाय को मारने वाले कौन लोग हैं या गाय पर राजनीति करने वाले कौन लोग हैं। क्या आज के समय पर जहाँ लैपटॉप, कंप्यूटर, दुनिया एक हो रही है, वहाँ पर आप गाय का सवाल उठाएंगे? पर अगर आप ये मान रहे हैं कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे नेता के खिलाफ, ऐसे मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं प्रोसीजर फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। मैं यूएन न जाकर के मैं कहता हूँ कि मैं कहूँगा कि हमारी बात होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक पहुँचे, वो शायद यूएन तक ले जा सकते हैं। यही तो प्रोसीजर है। पर क्या मुख्यमंत्री के तौर पर आप ऐसे मंत्री से बात करेंगे, उनको कुछ सजा देंगे, उनको कहेंगे कि आपको ये नहीं कहना चाहिए? ये अलग बात है, ये हमारे अलग बात है। अगर मुझे कहना होगा तो मैं मंत्री जी से अलग से बुला करके कह सकता हूँ। आजम साहब जब ये कहते हैं कि वो यूएन में मसला ले जाएंगे, आपको नहीं लगता कि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस और आपके पूरे प्रशासनिक तंत्र पर अविश्वास करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं? देखिए, जहाँ तक यूएन, मैंने आपसे कहा कि बदायूं वाला जब मामला आया तो यूएन को किसने बताया कि यहाँ सीधा पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि बदायूं का मामला गलत था और मामला केवल मोहब्बत का था, लड़के और लड़की की मोहब्बत थी दोनों में, और उसको किसने मारा? वो सीबीआई ने साफ किया है। क्या किसी ने मुझे पत्र लिख के कहा कि मुख्यमंत्री जी मैंने आपकी बहुत बदनामी करा दी? किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप ठीक थे? अगर एक भी नेता ने कहा हो? आप तो मौत पे राजनीति करना चाहते हैं, आप हर चीज़ पे राजनीति करना चाहते हैं। क्या हमने राजनीति की किसी बात पे? क्या गाय पे राजनीति हम कर रहे हैं? हालांकि मुझे वो शब्द और वो बात नहीं कहनी चाहिए इस चैनल पे। अगर गाय के सबसे करीब कोई हकदार है तो हम हैं हकदार खुद, लेकिन हम तो नहीं कहते ये गाय हमारी है। आज भी हमारे घर में देख लो गाय मिलेंगी, और जो चिल्ला चिल्ला के गाय को बचाने की बात कर रहे हैं, बताओ एक के यहाँ गाय मिल जाए तो? आज भी हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून है कि अगर कोई खासकर गाय के साथ करेगा तो उसकी कार्रवाई होगी, एनएसए तक लगेगा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, मुझे खुशी है कि रामदेव जी ने पढ़ा, उन्होंने कहा, तारीफ की। क्या आपकी भी इसमें कोई स्टेट की इंटेलिजेंस की फेलियर रही, स्टेट की पुलिस की फेलियर रही? लाउड स्पीकर पर बात हो गई, एक हत्या हो गई। ये जो लाउड स्पीकर पर बात हुई, ये मैं कह सकता हूँ कि जांच में सब बातें आएंगी, और अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं मैं समझता हूँ जिस समय गांव से सूचना पहुंची थी पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुंची है, और पुलिस ने, क्योंकि पुलिस को ये अंदाज़ा नहीं था कि कितनी बड़ी घटना है और किस रूप में वो घटना है, तो पुलिस ज़रूर कम गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पहुंची वहाँ। पुलिस के लोगों ने उन्हें निकाला। हालांकि एक उनके पिता नहीं बच पाए, बेटे को हालांकि एडमिट किया अस्पताल में। कल को ये भी सवाल हो सकता है जिस अस्पताल में वो बच्चा एडमिट है, मैंने डॉक्टर से बात की थी और मैंने डॉक्टर से कहा कि ये अस्पताल हो सकता है बीजेपी और दूसरी पार्टी के नेता का हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इस बच्चे को जान बचाने की। तो डॉक्टर ने खैर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन कल बिल की बात आ जाए, हमने ये भी कहा कि सरकार पूरा का पूरा इस पर खर्च करेगी। चलिए, इसी से जुड़ा एक और बयान है, वो सुनते हैं। अखलाक के घर वालों को तो यहाँ की सरकार जहाज में बैठा के ले गई। वो जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसे ही गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। ये तो बहुत सस्ता सा इल्जाम है कि जब भी दंगा हो, जब भी कोई ऐसी घटना हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डाल दो। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार का पुराना काम है। संजय राणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और रहेंगे। साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर मुसलमान मरता है तो 20 लाख और हिंदू मरता है तो 20,000 भी नहीं। ये स्टेटमेंट है उनका इस मौके पे। तो क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? मरने में भी यहाँ की सरकार अलग अलग कानून बनाती है।
क्या कहेंगे आप ऐसे बयानों के लिए? और ये कह रहे हैं कि जो राहुल यादव वाला मुद्दा था वो इन्होंने उठाया, तब आपने घोषणा की कि 5 लाख रुपए। मैं समझता हूँ दुनिया देख रही है, जब आप दुनिया में अपने देश को खड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे दल के उन्हीं के लोगों के स्टेटमेंट क्या है? क्या बहस इस बात की ना हो कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या इस बात पे बहस नहीं होनी चाहिए कि प्रदेश ने जब सबसे ज़्यादा एमपी जिताए हैं तो उन्हें जो उत्तर प्रदेश की सरकार एक्सप्रेस वे बना रही उससे बड़ा एक्सप्रेस वे बनाए? बहस इस बात पे होनी चाहिए कि अगर होम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम मेट्रो बना सकते हैं तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेट्रो बननी चाहिए। ये सवाल खड़ा होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हर 6 महीने में मुद्दा बदल देते हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे घर वापसी की सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन पर देश को दूसरी दिशा में ले जाने का काम किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने लव जिहाद पर न जाने कितना खून बहा दिया था उत्तर प्रदेश में। तो आज वही लोग गाय की बात कर रहे हैं। सवाल तो उनके दल के नेताओं को सोचना चाहिए। इसमें आप लोग भी खेल करते हैं, हमारा आप लोग कोई भी खेल इसमें नहीं दिखाई देते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी का कोई राजनीति नहीं है। अगर मैं उसके परिवार को बुला करके मिलना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है कि सब लोग जा करके जाते हैं घर में, गाँव में? अगर मुख्यमंत्री किसी के परिवार को बुला ले और मिलते हैं, मैंने नाव वाले को बुलाया जिसने बच्चों को बचाया, कल को ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि नाव पे जिसने बच्चों को 15 बचाया था वो यादव था, उसको यादव को मुख्यमंत्री ने क्यों बुला लिया? हाँ, मैं जानता हूँ इस संस्कृति, इस कालिदास की ये भी संस्कृति थी कि बड़ा सा बड़ा आदमी आए तो जूते उतार के अंदर जाता था। तो खैर, हम समाजवादी लोग हैं, दूसरे तरीके के लोग हैं। अगर हमें किसी से मिलना है, किसी को बुलाना है तो मुख्यमंत्री आवास उसके लिए खुला है। इसीलिए मैंने कहा कि इससे डेमोक्रेटिक लिबरल सरकार कहीं नहीं मिलेगी जिस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप किसी को भी लखनऊ बुला सकते हैं, लेकिन जब नोएडा जाने की बारी आती है तो प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाता है। एक मान्यता रही है कि नोएडा जाने वाली की कुर्सी जाती है। अंधविश्वास यही है कि कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2017 में सरकार बनाने के बाद जरूर जाऊंगा मैं वहाँ पर। आप 2017 से पहले भी 2 साल पड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं साबित करते कि ये सब अंधविश्वास है और मैं नोएडा गया और जीत कर आया? समाजवादी की वैज्ञानिक सोच भी तो आगे आनी चाहिए। समाजवादी लोग पुरानी परंपराओं को निभाते हैं। अभी तो आप ये कह रहे थे कि आप पुरानी परंपराओं को तोड़ते हैं, आप समाजवादी लोग हैं। जो आपका घर है वहाँ लोग पहले जूते पे उतार के जाते थे। हम ये तो व्यवहार है, शिष्टाचार है। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, दंगों की एक रिपोर्ट आई सहाय की, जो अभी आप टेबल पे रखना चाहते हैं। जो लीक हुई रिपोर्ट, उसमें आरोप है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा ने मिलजुल के ये कांड किया। आपको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इसमें लगी हुई है, आपके पास भारी मैंडेट है, इसके बावजूद ये कहाँ ढिलाई हो जाती है कि ये फिर से एक दादरी कांड हो जाता है और इसके बाद फिर 3 महीने बाद कोई और कांड होगा। कहीं ना कहीं नहीं लगता आपका कि आपका जो प्रशासन पे जो पकड़ है वो इतनी कमज़ोर हो गई कि ये लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। एक वही विधायक है जिसके ऊपर पहले आरोप लगे हैं, वही विधायक दूसरी जगह जाकर इतनी कड़ी भाषा में जो बोलता है, उसकी हिम्मत इसलिए है कि उसको मालूम है कि ये प्रदेश मुझे कुछ नहीं करेगा। ये क्या कारण है? या मिलीजुली कुश्ती है? देखिए, जो मुजफ्फरनगर में जो सरकार कर सकती थी उस वक्त सरकार ने वो फैसला लिया। अगर फौज को, आर्मी को बुलाना पड़ा था तो एकदम मौके पर आर्मी को बुला के कम से कम शहर को बचाने का। गांव में, क्योंकि मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट आ गई, उसमें तमाम बातें सामने आएंगी और तमाम बिंदु भी हैं उसमें, बहुत सारे और भी हैं। मैं टेबल करने जा रहा हूँ। इन्हीं ताकतों ने मुरादाबाद में, कांठ में केवल लाउड स्पीकर को लेकर के बवाल किया। इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता, कोई नहीं बचा जिसने कांठ में केवल लाउड स्पीकर का झगड़ा न लगाया हो। सरकार ने सख्ती की और जो दोषी लोग थे उस समय जेल भेजे गए और उसका परिणाम ये हुआ कि आज कांठ और मुरादाबाद बिल्कुल शांत है। हाल ही में बनारस में आप जानते हैं क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का अगर है कोई फैसला कि आप गंगा में जाकर के विसर्जन नहीं कर सकते मूर्ति का, तो उसको अगर हम पालन करते हैं तो तमाम ताकतें आकर के पीछे खड़ी हो जाती हैं, तमाम ताकतें आकर के माहौल ख़राब करते हैं। कार्रवाई की है, कुछ लोग बड़े हैं, विधायक स्तर के हैं, वो भी गए हैं। मैं समझता हूँ प्रशासन और सख्ती से काम करेगा। वही दादरी का मैं कह रहा हूं, वही मैं दादरी एक ही विधायक वही मैं वहाँ आरोपित है, यहाँ आके फिर वही ऐसे उलूल जुलूल स्टेटमेंट देता है। जो वही दादरी के जिनके बारे में आप नाम ले रहे हैं, सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि केवल भाषण नहीं दिया था पिछले मुजफ्फरनगर वाले मामले में, एक एमएमएस बना करके पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया था। वो दुनिया के दूसरे कोने का एमएमएस था। हमने जो धाराएं, जो कार्रवाई कर सकते थे की थी। एनएसए लगाने का फैसला किया, लेकिन कोर्ट में उसको एनएसए पे नहीं तामील हुआ।
वहीं मैं ये कहता हूँ कि आज जो धारा तोड़ी गई है 144, उस पर कार्रवाई होगी, और चाहे वो मंत्री हों चाहे किसी स्तर के हों, जो कानून के भीतर कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। पर आपको मालूम है कि जो आपने रिपोर्ट केंद्र में भेजी उससे केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूँ जो रिपोर्ट मांगी गई थी, रिपोर्ट भेजी है प्रदेश सरकार ने, और मैं समझता हूँ अगर केंद्र को ये उस रिपोर्ट में समझते हैं कमी है तो हम दोबारा रिपोर्ट भेज देंगे, और जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आए तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। पर अखिलेश जी, जो हल्ला हुआ वो सबसे पहले ये हुआ कि आप जांच कर रहे हैं कि बीफ है कि नहीं। मैं जैसे ये कह इसका रहा हूं, बड़ा असर पड़ता कि इस वो बीफ प्रदेश है में कि तो नहीं। ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप करके झगड़ा करा रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र का बता सकता हूँ, बीजेपी के लोगों ने व्हाट्सएप चला दिया, सख्ती की, उस व्यक्ति को पकड़ करके जेल भेजना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी ताकतें हैं जो विकास पे चर्चा नहीं करना चाहती। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई स्टेट मुझे बता दो जिसने 16 लाख लैपटॉप बांटे हों, कोई स्टेट मुझे बता दे जिसमें इतनी बड़े पैमाने पर सड़कें बन रही हों, कोई मुझे बता दे कि इतने बड़े पैमाने पर सब स्टेशन बने हों, ये जो कोई बता दे मुझे इतना विकास हुआ हो। ये जो आपने बात की मुजफ्फरनगर की, उसमें हमने देखा किस तरह से एक तालिबान का MMS यहाँ पर घुमा, उसमें लिखा गया किस तरीके से सचिन और गौरव की निर्मम हत्या का ये चित्र है। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी जो आ गई है उससे आप कैसे लड़ेंगे, क्या कोई तैयारी है आपकी? देखिए, मैं देश का सबसे अच्छा डायल 100 सिस्टम क्रिएट करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से एम्बुलेंस इमरजेंसी में पहुँच जाती है 10 या 15 मिनट में, मैं मौके पर, घटना पर 10 मिनट में पुलिस और उससे कम समय में पुलिस पहुंचाने का काम करूंगा। कितनी देर में, कितने साल? 10 मिनट। ये अगले साल से शुरू हो जाएगा डायल 100। समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों को लेकर बड़ी ज़बानी जमा खर्च करती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सिर्फ सुरक्षा की भावना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो जगह होती हैं, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, वहाँ पे बहुत सी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो जैसे पंचायत चेयरमैन वगैरह की पोस्ट होती है वो रिजर्व हो जाती है, जैसे रामपुर में हुआ। तो क्या समाजवादी पार्टी एक समाजवादी पार्टी ना होकर के एक अवसरवादी पार्टी बनती जा रही है? देखिए, मैं रिजर्वेशन और पंचायत के चुनाव में ये बात कह सकता हूँ कि इस बार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ें की गई, और इसलिए ट्रांसपेरेंट चीज़ की गई कि आज हम ऑनलाइन है हर चीज़। अगर किसी का वोट नहीं बना है वो उसमें जाकर के कंप्यूटर में देख सकता है, चुनाव आयोग उसको मदद कर सकता है, अपना वोट बनवा सकता है। किस क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र नए बने हैं, कुछ पंचायतें बढ़ी हैं, तो जाकर के देख सकता है कि उसकी पंचायत में किसकी आबादी ज़्यादा है। अगर आबादी के हिसाब से जो रिजर्वेशन हुआ है, मैं समझता हूँ रिजर्वेशन पे पहली बार ऐसा हुआ है कि उंगली नहीं उठी। दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई मौक़ों पर यहाँ के लोग गए भी हैं, हमने अपनी बात रखी है। मैं समझता हूँ बहुत ट्रांसपेरेंट, बेहतर और एक ऐसा तैयारी की जिस पे उंगली सरकार पे ना उठे पंचायत के चुनाव में। देखिए, एक सवाल जो हर कोई सोच रहा है वो ये है, किस तरीके से बिहार में आपने महागठबंधन का साथ छोड़ा, उसकी असली वजह क्या रही, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा समाजवादी पार्टी ने? देखिए, राजनीति में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज से समाजवादी पार्टी बिहार में नहीं चुनाव लड़ रही है। मैं खुद ही कई विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ा चुका हूँ, मैं खुद प्रचार में गया हूँ। हमारी पार्टी का संगठन है, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में जाएं, क्योंकि संख्या हमारी, हम ज़्यादा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए गठबंधन टूटा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया उस पर पार्टी आगे काम कर रही है। दो बड़े फैसले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिए, जिस तरह से सपोर्ट किया सरकार को पार्लियामेंट में, समाजवादी पार्टी अलग खड़ी हुई, यहाँ अलग खड़ी हुई। लोग ये कह रहे हैं कि जो जांच चल रही है यादव सिंह की, उसकी वजह से आप अपने पैंतरे बदल रहे हैं। देखिए, जांच CBI के पास है, और जो चीज़ होगी वो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन CBI का दबाव कोई पार्टी के फैसले पे नहीं पड़ता। पर क्या ये बात सही है जो कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह जी की जो पत्नी है उनका नाम आ रहा है स्वयं जांच में? क्या इसलिए पार्टी पर दबाव है, नेताओं पर दबाव है? जांच जब चल रही है तो CBI अपनी सब बातें साफ कर देगी। CBI, हम भी जांच में हैं, हमारी तो जांच पहले भी हो चुकी है, मेरी पत्नी की भी जांच हो चुकी है, और पत्नी तो हमारे घर में नहीं आई थी, दूसरी जाति की आई थी, आर्मी बैकग्राउंड से आई थी, तब भी CBI जांच करा दी थी। तो CBI के सामने सब सच्चाई सामने आ जाएगी। पर अखिलेश जी, CBI को तो समाजवादी पार्टी ने झेला है। इस पर कई रिपोर्ट्स, मैंने भी कई रिपोर्ट्स की हैं कि किस तरीके से CBI कभी चालू हो जाती थी और किस तरह से बंद हो जाती थी। आपके केस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो समाजवादी पार्टी, और किस तरीके से CBI का इस्तेमाल जो केंद्र में बैठी पार्टियां हैं, सरकारें हैं, वो करती हैं, और किस तरह का दबाव क्षेत्रीय दलों पर पड़ता है। क्या ये वो इसी दबाव का हिस्सा है, ये जानना चाहते हैं? देखिए, मैं प्रदेश सरकार के बारे में बता सकता हूँ
कोई संस्था केंद्र सरकार के भी हो, मैं उस पर जवाब क्या दे सकता हूँ? क्या ये जो आपके चचेरे भाई हैं अक्षय और उनकी पत्नी 6 साल के, उनका जो इनकम का असेसमेंट होगा, क्या ये सब एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, आज के ज़माने में किसकी कंपनी है, कौन मेंबर है, क्या नहीं है, आज ऑनलाइन आप देख सकते हैं। और जब जांच कोई चल रही है उससे पहले मैं क्या कह सकता हूँ? जब तक जांच चल रही है उससे पहले कोई जवाब नहीं दे सकता। आप ये एक अच्छा जवाब दे रहे हैं कि जांच चल रही है, पर आप ये नहीं कह रहे कि ये बात सही है या गलत है। ये जो आरोप है, बिना कोई चीज़ मेरी जानकारी में ना हो उसके बारे में मैं गलत या सही कैसे कह सकता हूँ? पर ये तो आपके परिवार की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि बैलेंस शीट में कोई चीज़ है, कोई अगर कंपनी में चीज़ है, कोई जांच में चल रही है, तो मैं उसके बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ? अखिलेश जी, कहीं आपको लगता है या कई लोग आपको कहते हैं या इस तरह की बात लिखी जाती है कि आप बहुत ज़्यादा मुलायम हैं? मैं जैसा हूँ वो ठीक हूँ। नहीं, ठीक और गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मुलायम हैं। मैं नहीं हूँ, लेकिन राजनीति का टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा रास्ता है, तो रास्ते पे चल रहा हूँ मैं। अब वो लोग जैसा समझें। और तो उसमें आप ये भी कहते हैं कि ये परिवार पर आरोप लग रहे हैं तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, जांच चलने दीजिए। परिवार का तो सबको मालूम होता है। नहीं, अगर मुझे कैसे पता होगा? कोई चीज़ कंपनी में है, किसी के बैलेंस शीट में है, कहीं जांच चली, तो मुझे क्या जानकारी होगी? मुलायम सिंह जी की पत्नी मुझे की अपने बात बारे में अगर जानना चाहे, मेरे बारे में अगर कोई जानना चाहे, मैं बता सकता हूँ। मैं अपने बारे में तो सच बता सकता हूँ। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप बहुत मुलायम हैं। अखिलेश जी, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने डीपी यादव को पार्टी में लेने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो टेक ऑफ था वहाँ था। आप बिहार में पप्पू यादव के साथ हैं, या इसका कोई नया कोई पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन है या अखिलेश यादव का यू टर्न? देखिए, ये फैसला कौन कौन सा दल गठबंधन में जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला, पार्टी का फैसला होता है, पार्लियामेंट बोर्ड का। वो अगर लोकसभा में सांसद जीते हैं, उनकी पत्नी लोकसभा में सांसद जीती हैं, उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी मिलकर के गठबंधन हुआ है, तो मैं समझता हूँ एक सेकुलर फोर्स और एक सोशलिस्ट फोर्स का अगर गठबंधन हुआ है तो एक उस पर पार्टी का फैसला, उसका समर्थन कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर राजनीति में अपराधीकरण को किस नज़रिए से आप देखते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए। देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है, मैं ये कह सकता हूँ कि अपराधियों से हम भी दूर रहते हैं और राजनीति को भी दूर रहना चाहिए। जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो आतंक है हर जगह, इसकी वजह से जो गवर्नेंस का सर्वनाश हो रहा है, इसका क्या अफसरों के प्रति कोई सहानुभूति आप दिखाएंगे? स्वाभाविक है, हर एक सरकार के साथ ये काम करने का, गवर्नेंस का ये भी एक है मामला। पर ये गलत, मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर सड़क ना बने तो ये गलत बात है। सड़क बननी चाहिए। जहाँ तक ठेका लेना देना इंजीनियर्स का काम है, हम लोगों के स्तर तक नहीं वो बातें पहुँचती हैं, लेकिन जब कभी भी अगर जानकारी मिलती है कि इस तरह की कहीं बात है तो उस पर कार्रवाई करते हैं और काम भी होता है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, कोशिश की है कि कार्यकर्ता अनुशासन में रहें और ये फासला कम से कम पार्टी में रहे कि कार्यकर्ता कौन है और ठेकेदार कौन है। उस पर तो कोशिश की है कि पार्टी स्तर पर और सरकार स्तर पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बुराई दूर नहीं होगी तो जनता में हमें ही जवाब देना पड़ेगा। इस पर आपने कोई एक भी कार्रवाई की है किसी कार्यकर्ता के खिलाफ जिसने इस तरह? ऐसे में कई बार हुई है कार्रवाई, क्यों मैं कई जगहों की बता सकता हूं जहां कार्रवाइयां हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास मेहमान अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगे जानेंगे क्या हैं उनकी बड़ी चुनौतियां। अखिलेश जी, एक सवाल ये था कि कई बार आप खुद बैठे रहे मंच पे और मंच से ही मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आपके कई मंत्री ठेके पट्टे में लगे रहते हैं, आपके विधायक एसी कमरों से बाहर नहीं जाते हैं, तो क्या आप उन्हें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष माने या फिर पिता माने, क्या आप उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पिताजी भी है, उनको हक है बताने का भी, नाराज होने का भी। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। अखिलेश जी, एक सवाल ये था कि कई बार आप खुद बैठे रहे मंच पे और मंच से ही मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आपके कई मंत्री ठेके पट्टे में लगे रहते हैं, आपके विधायक एसी कमरों से बाहर नहीं जाते हैं, तो क्या आप उन्हें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष माने या फिर पिता माने, क्या आप उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पिताजी भी है, उनको हक है बताने का भी, नाराज होने का भी। ऐसे कम ही बेटे होंगे जो पिता से नहीं डांट खाए होंगे, और जो बेटे डांट नहीं खाते वो बिगड़ेल होते हैं। पर अखिलेश जी, ये जो बातचीत जो मंच पर करते हैं आपके पिताजी,
वो तो घर में बैठ के भी कर सकते हैं, वो घर में तो कान भी खींच सकते हैं। कम से कम कोई पार्टी ऐसी तो है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, पिता और पुत्र का व्यवहार सबको पता है। हम कोई छिप के दूसरी बात नहीं करते। अगर उन्हें लगता है कोई बात गलत है तो वो सामने मंच पे कहते हैं। कार्यकर्ताओं कम से कम ये भरोसा तो है कि कोई बात नेताजी से कह दी जाएगी, मुख्यमंत्री जी से कह दी जाएगी, वो बात साफ होगी। इतने केसेस हो रहे हैं, रेप, ईव टीजिंग, उसको लेके आप कहीं पे आपकी सरकार रोकने की कोशिश कर रही है? स्वाभाविक है महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ इस तरह की घटना हो, वो नहीं होनी चाहिए, दुखद बात है। लेकिन जहाँ तक सरकार के स्तर पे हमारी कोशिश हुई है कि हमारी पुलिस, प्रशासन, पार्टी, जो लोग भी हैं, कम से कम उनके अंदर हो कि अगर इस तरह की घटना हो तो तुरंत कार्रवाई हो। और इसीलिए सरकार बनने के बाद 1090 पावर वुमेन लाइन शुरू की थी हमने। उसमें कई लड़कियां अगर कोई परेशान कर रहा है किसी रूप में तो वो शिकायत कर सकती थी और बिना उनकी आइडेंटिटी बताए उनकी मदद करने का काम सरकार ने किया है। जहाँ तक कुछ घटनाएं अगर हो गई हैं तो उस पर कार्रवाई करते हैं। वहीं कम से कम समाज के लोगों में भी बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं और कई बार देखने को मिला है वो ऐसी हैं कि परिचय होता है, एक दूसरे को जानते हैं, कोई बात आ जाए तो वो उसका रूप बदल जाता है। इसलिए हम समझते हैं समाज के स्तर पे भी काम होना बहुत ज़रूरी है और वहीं सरकार को भी बहुत जागरूक होकर के, और अगर ऐसी कभी जानकारी मिले तो तुरंत सख्त और कार्रवाई करनी चाहिए और केसेस फास्ट ट्रैक पे ले जा कर के भी न्याय दिलाने का काम सरकार को करना चाहिए और उस पर काम कर रहे हैं। आपने कहा समाज में बदलाव की भी ज़रूरत है, इस पर आप कुछ कर रहे हैं क्या? सरकार, राज्य सरकार इस पर एक्टिवली कोई सोच के किसी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है कि लोगों में ये जागरूकता आए, युवाओं में जागरूकता आए? ऐसा सच कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, लेकिन जब कभी मौका मिलता है कार्यक्रमों के स्तर पर या हमसे व्यक्तिगत रूप से जब लोग मिलते हैं तो ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि हमारे एक दूसरे का सम्मान करने की बहुत आवश्यकता है। पिछले 3.5 साल ज़्यादा चैलेंजिंग रहे। जब आपने बसपा से आपने शासनकाल लिया, आपके मंत्री ज़्यादातर आपसे सीनियर थे, ब्यूरोक्रेसी से बहुत इंटरेक्शन नहीं था, वो ज़्यादा चैलेंजिंग था, या अगले 1.5 साल जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपनी पार्टी को वापस शासन में सत्ता मिलाएं? देखिए, मैं इस बात के लेकर के खुश हूँ कि मैं जो मैनिफेस्टो लेकर के जनता के बीच में गया था उसको कम से कम मैंने पूरा किया है। तो आने वाले समय में ये भरोसा और बढ़ा सकते हैं और मैं समझता हूँ भरोसा बढ़ेगा तो समर्थन भी उनका समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। एक जो आरोप आप पर लगता रहता है समाजवादी पार्टी पर, और हर बार ये जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है कुछ इस तरह का कोई ना कोई आरोप लगता ही लगता है। एबीपी न्यूज़ ने जब जांच करवाई तो पाया कि जितने भी थाने हैं, खासतौर पर मलाईदार थाने हैं, मलाईदार थानों में यादवों की भरमार है, यादव प्रमुख बहुत ज़्यादा हैं। क्या ये बात सही है? क्या इसमें आपको मदद मिलती है प्रशासन में, लोगों को बात समझाने में, अपना काम करवाने में? कहाँ तक सही है ये आरोप? देखिए, अपने स्वार्थ में लोग कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिले का कप्तान, जिले का डीएम बड़ी चीज़ है कि एसओ और सिपाही बड़ी चीज़ है। जब कप्तान कहाँ है, डीएम कहाँ है, कौन है डीएम? अगर एकाध कोई जगह है भी तो विपक्ष के लोग तो जरूर जानबूझ करके ये कहेंगे। तमाम राजनीतिक दल ये बहस बेवजह उठाते हैं। जो जिम्मेदार है, जो काम कर रहा है, उसका आकलन काम से होना चाहिए। मलाईदार है कि किस जाति का है, किस धर्म का है, इस पे बहस नहीं होना चाहिए। काम कितना अच्छा किया है, सवाल ये होना चाहिए बस। आप ये 2017 के जो चुनाव हैं उसमें आप किसको अपना बड़ा चैलेंज मानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को या राहुल गांधी को? मैं खुद देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं समझता हूँ अपना काम लेकर के जाएंगे तो जनता देखेगी। लोकसभा में सांप्रदायिक हिंसा के जो आंकड़े पेश किए गए उसका इंडिया स्पेन संस्था ने विश्लेषण किया है। उसमें कहा गया है कि 2010 से 2014 तक देश में जो सर्वाधिक मजहबी हिंसा की घटनाएं हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में हुई है। कुल 703 घटनाएं हुई हैं, उसमें 176 लोग मारे गए हैं, 50,000 लोग बेघर हुए हैं और इन मौतों में 59 वो मौतें भी शामिल हैं जो मुजफ्फरनगर दंगों में हुई। तो एक तो इनकी वजह क्या रही और इनको रोकने में उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश सरकार या नाकाम क्यों रही? मैं जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूँ, कोशिश की है कि इस तरह के मामले ज़्यादा न बढ़ें। और कभी कभी आरोप लगता है समाजवादियों पर, लेकिन
अगर दंगा होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो समाजवादी पार्टी का होगा। और ये मैं कह सकता हूँ, दंगे से लाभ किसको मिलेगा? दंगे से नुकसान समाजवादियों का होगा। इसलिए वो ताकतें हैं जो लाभ लेना चाहती हैं दंगे से, तो ऐसी ताकतें काम करें। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी ताकतें हैं जो हर 6 महीने में अपना मुद्दा बदल देती हैं। पर आपको नहीं लगता कि जब इस तरह से दंगा भड़कता है तो आपको भी एक फ़ायदा होता है? आप मुस्लिम्स को पोलराइज करते हैं, उनको अपनी तरफ पूरी तरीके से कर लेते हैं, उनको इधर उधर नहीं जाने देते, चाहे वो बीएसपी हो या कांग्रेस हो। लोग दंगा से लाभ उठाना चाहते हैं। आज कम्युनल होना आसान है, सेकुलर होना मुश्किल है। और जो ताकतें हैं जो देश के लिए खतरा है, केवल प्रदेश के लिए खतरा नहीं है, देश के लिए खतरा है। दुनिया हमें किस रूप में देखेगी, हम क्या खाना खाते हैं, हम क्या कपड़े पहनते हैं, हमारी भाषा क्या है। अगर दुनिया तरक्की की है तो इन सब चीज़ों से हट करके बड़े दिल से चीज़ों को अपनाया है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपराएं रही हैं, वो हमने अपने पड़ोसी का भी सम्मान किया है। मैं समझता हूँ इसका आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या मुस्लिम वोट्स को आप एक तरीके से देखिए, समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सेकुलर समझ के लोगों की एक बड़ी पार्टी है। मैंने आपसे कहा कि कम्युनल होना आसान है, सेकुलर होना मुश्किल है। हमारा रास्ता सेकुलर रास्ता है समाजवादियों का। तो इसमें आप ऐसी पहल क्यों नहीं करते कि आप उनको बुआ कहते हैं, बुआ की पार्टी की हालत भी खराब है, उनके साथ मिलकर आप क्यों नहीं लड़ते अगला जो बड़ा चुनाव आने वाला है? ये फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता हूँ। बुआ तो इसलिए लेता हूँ कि सबसे बुजुर्ग हमारे जितने लोग उनको बहन जी बोलते हैं। जब बहन जी बोलेंगे तो मुझे स्वाभाविक है बुआ ही बोलना पड़ेगा। अब ये फैसला मैं नहीं ले सकता हूँ, ये फैसला हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे। हमारे विचारों में कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने देखा था कि पैसे की कैसे बर्बादी हुई। कई ऐसी स्मारक बना दिए जहाँ पर हाथी लगे हैं, जब से लगे हैं खड़े के खड़े हैं, और जो बैठा है वो बैठा ही है। अभी बैठा वाला खड़ा नहीं हो पाया, खड़े वाला अभी तक नहीं बैठा। तो हज़ारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया उसमें। वो ज़माना देखा था लोगों ने। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे आता, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जनता को मौका मिलेगा तुलना करने का 3 सरकारों का। एक वो सरकार जिसको हटाया है यहाँ की जनता ने, एक वो जो केंद्र सरकार में, क्योंकि अच्छे दिन का मामला था, किसी कंपनी ने नारा दिया था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं था, कंपनी बदल गई, नारा बदल गया। तो इसलिए जनता देखेगी कि तीनों पार्टियों में किसने जनता के लिए काम किया है। पर उसमें तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मैं कोशिश करता हूं, इन लोग हमें राज्य सरकार जमीन नहीं देती, हमें जमीन बड़ी महंगी है और शहर मैं आज भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को जो जगह चाहिए हो विकास के लिए मैं देने को तैयार हूं। जो मंत्री जिस विभाग का है मेरे पास अगर आया है तो मैंने उससे कहा कि जो जगह चाहिए, जो सहयोग मदद चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। पाले में हमारे नहीं है कुछ भी, पाले में उनके है। आपके राज्य में कभी दुर्गा शक्ति होता है, कभी अमिताभ ठाकुर होता है। जब ब्यूरोक्रेट्स और शासन के बीच में टकराव होते हैं तो ओवरऑल एक परसेप्शन बनता है, एक इम्प्रेशन ख़राब होती है। आपको नहीं लगता है कि ऐसी घटनाएं अप्रिय है, ऐसी घटनाएं ना होनी चाहिए? देखिए, मैंने अभी प्रशासन की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, मैंने उनसे कहा कि देखिए, ऐसी सरकार कभी नहीं आएगी जिसने पूरी आज़ादी आपको दी हो, और अगर आज परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप। एक आध जो मामले आए हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल या इस तरह के कुछ, कभी लोग कहते हैं कि आप सख्त नहीं हो, सख्त हो जाओ तो आप कार्रवाई क्यों करते हो? कोई भी नोएडा नहीं जा सकता पहली पोस्टिंग में। अगर मैंने पति और पत्नी को दोनों साथ रहने के लिए उन पर भरोसा कर करके अगर मैंने दिल्ली के किनारे भेज दिया हो तो गलती मेरी है। अब तो वो प्रदेश में भी नहीं है, प्रदेश से बाहर चलेंगी। मैंने इसीलिए कहा कि अधिकारियों को जितना मौका दे सकता हूँ हम लोगों ने मौका दिया है, बिना दबाव के मौका दिया है, और कहा है कि आप परफॉर्म करिए। और मुझे खुशी है कि कई अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। ये ज़माना मार्केटिंग और ब्रांडिंग का है। काम में हम लोग ज़्यादा हैं लेकिन प्रचार में हम लोग पीछे हैं। इसी चैनल पे ओवैसी ने आरोप लगाए हैं कि वो लगातार उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं लेकिन आप आने नहीं दे रहे, उनकी रैलीज़ को परमिशन नहीं दे रहे, और उन्होंने ललकारा है कि अब आने वाले 2 उपचुनाव में मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा, मैं देखता हूँ ये सरकार मुझे कैसे रोकेगी। तो इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई आए सद्भावना के लिए, कोई आए प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, हमने नहीं रोका। किसी का दुख बांटने आए नहीं रोकना चाहते हम। ये प्रशासन का काम है, मेरा काम नहीं है। प्रशासन को डिसीजन लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना है, ये सरकार फैसला नहीं लेती है। और हम तो चाहते हैं जिसको जो ये चुनाव ऐसा है, यूपी का चुनाव होने जा रहा है, जिसको आना है सब आइए, जिसको आना है सब आएंगे।
कोई किसी को नहीं रोक पाएगा। ये अलग बात है, कुछ लोग लगता है बिहार में बैन हो गए हैं, कुछ कार्रवाई हुई है, सुनने में आया है। तो ये बात है कि उत्तर प्रदेश में हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, जो आना चाहे आएगा, और लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए और जनता फैसला करेगी। बाकी नेताजी ने एक बार कहा कि आडवाणी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की, तो यही पार्टी ऑफिस में उन्होंने कहा कि भाई मेरी तारीफ पीएम ने की तो बहुत बड़ी बात की। आप कहते हैं सावधान रहना चाहिए और बचे रहो, मतलब माजरा क्या है? ये मेरा पर्सनल जवाब है, क्योंकि राजनीति करने वाली बात है। अगर कोई विरोधी पार्टी का आपकी तारीफ करे तो बहुत सावधान रहना चाहिए। भाई इतना ही मैंने कहा, मैंने किसी की बुराई नहीं की, मैंने किसी को गलत नहीं कहा। पर जब आप सावधान रहना चाहिए कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो सार्वजनिक रूप से हो सकता है बड़ाई कर रहा हो, पर पीछे पीछे कुछ और भी कर सकता है। राजनीति है ये। मैं तो देख रहा हूँ सत्ता के लिए गाय हमारी छीन ली, गाय हमारी होनी चाहिए। यूपी में डेयरी कितने बड़े पैमाने पर बढ़ गए उन्हें पता ही नहीं है। उन्हीं का अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है कि गुजरात से आगे दूध हो गया उत्तर प्रदेश का, तो बिना जानवर के दूध कैसे हो जाएगा इतना आगे? अमूल के 2 कारखाने लग रहे हैं यूपी में। तो हम तो चाहते हैं कि अगर दूध यहाँ बढ़ा है, जानवर ही बढ़ेंगे, स्वाभाविक है। और जो कारोबार की बात है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। एक स्लॉटर हाउस है जो कारोबार के लिए है, ये हमने नहीं खुलवाए, आज़ादी से पहले के खुले हुए, अंग्रेज़ों ने बनवाए थे, ब्रिटिश हुकूमत में बने थे कई चीज़ें। आज टेनरी अगर उत्तर प्रदेश में है और एक्सपोर्ट शूज़ का आगरा से है, 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है शूज़ का आगरा का। कानपुर का बड़े पैमाने पे टेनरीज का एक्सपोर्ट है। आप दुनिया के पैमाने पे कहना चाहते हो मेक इन इंडिया, आप मेक इन इंडिया कैसे करोगे? क्या आप इटली के लेदर से मुकाबला कर लोगे? क्या चेन्नई में जो लेदर बन रहा है उससे मुकाबला कर लेंगे? तो आप अपनी बात को नहीं समझा रहे हैं। आप कारोबार को, धर्म को, जात को किस दिशा में ले जा रहे हो? जो बड़े चुनाव आपके विधानसभा के होंगे, उससे पहले अखिलेश जी अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप राज्य को कर दिखाना चाहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर सड़क में, बिजली में, स्वास्थ्य में और सिंचाई के इंतज़ाम में काम किया है। सड़क में कह सकता हूँ देश की सबसे बड़ी सड़क उत्तर प्रदेश में बन रही है, जो आगरा से लेकर के लखनऊ जोड़ने वाली है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रोजेक्ट है और देश में इतना बड़ा एक्सप्रेस वे मैं समझता हूँ किसी स्टेट में नहीं बन रहा होगा। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली 3 पूछूं तो आप, एक तो आपने कहा कि एक एक्सप्रेसवे बन रहा है लखनऊ से आगरा तक, 2 और कौन सी ऐसी चीज़ें? मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों को सबसे ज़्यादा बजट के माध्यम से मदद पहुँचाने का काम किया है। पूरे देश में किसानों के लिए सिंचाई का पानी मुफ्त कहीं नहीं है। अभी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था, देश में किसी प्रदेश ने इतने बड़े पैमाने पर पैसा नहीं बांटा होगा किसानों को। 4,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा बांटा है, जबकि केंद्र सरकार से अभी तक केवल 2700 करोड़ 2400 करोड़ के लगभग पैसा है। मान लीजिए समाजवादी पेंशन है, 45 लाख महिलाओं को हम दे रहे हैं। 45 लाख महिलाओं को ऑनलाइन आरटीजीएस से ट्रांसफ़र हो रहा है, उनके डायरेक्ट अकाउंट में 500 रुपये महीने के पहुंच जाते हैं। समाजवादी पेंशन है। आपने रोजगार की बात की, 368 पीएन्स के लिए स्थान थे, 23 लाख लोगों ने उसमें एप्लीकेशन दी, 255 तो पीएचडी थे। एक मुख्यमंत्री के तौर पर, युवा मुख्यमंत्री के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आबादी के हिसाब से जब प्रदेश बड़ा है तो संख्या बेरोजगारों की भी बड़ी है। सरकार बनने के बाद उनको सरकारी नौकरी कैसे मिले और रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हो, उन दोनों पे काम किया है। आपके जितने विभाग हैं, हमारे 40,000 से ज़्यादा पुलिस सिपाही की भर्ती हो चुकी है। उनका इश्यूज़ थोड़े बहुत हैं वो रिजॉल्व करने, कोर्ट का भी इश्यूज़ हैं उसमें जा कर के। इसी तरह शिक्षा मित्रों को शिक्षा विभाग में 3 लाख से ज़्यादा शिक्षा विभाग में नौकरियां दी हैं। वहीं रोजगार कैसे मिले, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया। मैं अपनी बात खत्म कर दूं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो देश का 42 लाख नौजवानों ने उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। कई कंपनियां पैनल हुई हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है। 23 लाख लोगों की एप्लीकेशन, 255 पीएचडी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से राज्य सरकार की फेलियर है, नाकामी है कि आप इतने रोजगार न दे पाए? वरना 23 लाख 255 बताइए, उसमें पीएचडी है। देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ सरकार में रह करके उनको नौकरियाँ कैसे मिलें, क्योंकि नौकरी बड़ा सवाल है। एक तो सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं, वहीं रोजगार या अगर उनको कुछ हुनर सिखा दें, स्किल्ड कर दें उनको, तो शायद उनको ज़्यादा नौकरी मिल सकती हैं। इसी तरह से
कैसे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो कारोबार होगा तो रोजगार मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट आप तुलना दो करिए बड़ी दो सरकारों इन्वेस्टमेंट से। बता सकते हैं जो दिखाई देंगी चुनाव से पहले? दो बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं ये कह सकता हूँ, आज सोलर में इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आया, 500 मेगावाट का पीपीए साइन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। वहीं आइकिया जैसी वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, कौन नहीं जानता उसको, होम फर्नीचर्स के बारे में कौन नहीं। आज आइकिया यूपी में आना चाहता है। अमूल के 2 प्लांट लग रहे हैं, आपके एक कानपुर में लग रहा है, आपका लखनऊ में लग रहा है, बनारस में लगने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2017 में लॉ एंड ऑर्डर ही एक आपके खिलाफ मुद्दा बनाया जाएगा, उसको कैसे काउंटर करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर एक इशू है किसी भी सरकार के लिए। क्या ये सबसे बड़ी चुनौती है लॉ हर एंड एक ऑर्डर सरकार के लिए? जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बात है, सोशल सेक्टर है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी एक बड़ा इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया है, सोशल सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि इस पर काम पहले बहुत नहीं हुआ, हम लोग बहुत कर रहे हैं। मैन पावर कैसे बढ़े, भर्ती की है, 40,000 सिपाहियों की भर्ती है, 40,000 और भर्ती करने में जा रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर्स, इतने प्रमोशंस कभी नहीं हुए होंगे प्रदेश में जितने प्रमोशंस दिए गए। एक अधिकारी को मौका देते हैं ज़्यादा जिले में रहने का, जिससे वह समझ सके। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण स्टेप मैं लेने जा रहा हूँ वो डायल 100 का, पूरे प्रदेश में जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी होंगी, क्योंकि अगर पुलिस समय पर पहुँच जाए तो राजनीति भी नहीं होगी और उस घटना को रोका भी जा सकता है। तो मैं समझता हूँ एक रिसर्च सेंटर के साथ साथ डायल 100 जो हम बनाने जा रहे हैं प्रदेश सरकार, ये देश की तमाम प्रदेश सरकारों के लिए उदाहरण बन करके आएगी, जो अगले वर्ष से मैं शुरू कर दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव, अगला दौर है रैपिड फायर का। देखते हैं 5 में से वो कितने सवालों के जवाब दे पाएंगे। आपको ज्यादा तंग कौन करते हैं? आप 10 साल बाद खुद को कहां देखते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दौर है रैपिड फायर का। हमारे खास मेहमान अखिलेश यादव। अखिलेश जी, 5 सवाल, 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। लेकिन आप सवाल का जवाब न देना चाहें, आप कह सकते हैं कि इस सवाल का जवाब नहीं देना। और 5 में से 3 जवाब अगर आप देते हैं तो ये एक गिफ्ट है आपका एबीपी न्यूज़ की तरफ से। शुरू करें? तो मेरा पहला सवाल है, आप बेहतर प्रधानमंत्री किसको मानते हैं, नरेंद्र मोदी को या मनमोहन सिंह को? मनमोहन सिंह। चलिए, ये सवाल तो आसान था। दूसरा सवाल है कि आपको ज़्यादा तंग कौन करते हैं, शिवपाल जी या आजम खान जी? कोई नहीं। नो ऑप्शन है। शिवपाल जी या आजम खान जी? कोई नहीं, दोनों नहीं। तो मतलब आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं? ठीक है, पास। हमारा तीसरा सवाल है, आप किसके ज़्यादा करीब हैं, मुलायम सिंह जी के या राम गोपाल जी के? दोनों की। दोनों में से एक चुनना है। ज़्यादा करीब आप खुद को किसके पाते हैं? नेताजी के। चलिए, डांट के बावजूद आप उनको ज़्यादा करीब मानते हैं। मैं समझता राम गोपाल जी के भी आप बहुत करीब हैं। अब झगड़ा मत कराओ। 0.5 का ही डिफरेंस होगा जी। 199.5 जी, इतना ही डिफरेंस, ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो अच्छा है, 3 में से आपने 2 जवाब दे दिए। हमारा चौथा सवाल है, आप अपना बड़ा विरोधी किसको मानते हैं, बीजेपी को या बीएसपी को? बीजेपी को। चलिए, 3 जवाब तो आपने सही दे दिए। आप 10 साल बाद खुद को कहां देखते हैं, यूपी का सफल मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री? सेकंड। देश का प्रधानमंत्री नहीं, वो फर्स्ट, वो मुख्यमंत्री वाला। यूपी का सफल। हाँ। तो आप यूपी में ही रहना चाहते हैं कि यूपी से बाहर जाना चाहते हैं? नहीं, यूपी में रहना चाहता हूँ। देखिए, यूपी में रहना चाहता हूँ। लोग यूपी आते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, मैं यूपी को छोड़ूंगा। आप अगर यूपी में ही हैं तो आप प्रधानमंत्री बनने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढते हैं? तो दोनों ही हो गए, दोनों ही मान लीजिए फिर। दोनों में से एक चुनना है। यूपी। यूपी का सफल मुख्यमंत्री। अखिलेश जी, आपने 5 में से 4 सवालों के जवाब दिए हैं। तो आपका एक नेगेटिव नहीं होता ना सवाल, तो उसका जवाब देता हूँ। आपने नेगेटिव सवाल पूछा, उसमें पॉजिटिव सवाल पूछते तो मैं दे देता जवाब। थैंक यू सर मच। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव रैपिड फायर राउंड में उन्होंने 5 में से 4 सवालों के जवाब दिए। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज।